हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। आपका 100 बुलेट शॉर्ट में फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग 24 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हैं, जिसके 4 वीडियो लेक्चर हमारे आ चुके हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, हमारे 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जो कि आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन जानेंगे, यानी कि 24 क्वेश्चन होने के बाद हमारे 25, 26, 27 यानी कि अभी 100 शॉर्ट में 24 शॉर्ट हुए हैं। आगे के शॉर्ट आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, हम इस पूरे 100 शॉर्ट में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अभी तक सीरीज में हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर ही लेकर चल रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो बच्चों आगे अपने क्वेश्चन नंबर 25 में, ये क्वेश्चन 2011, 2014, 16, 17 और 2024 में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय यहां पर 2 बार लिख गया है बच्चों। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है और यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो लेंज का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है, उस घटना में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होगी कि वह उस कारण का विरोध करेंगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न होगी। बाकी इस घटना को आपने पढ़ा था, वह कारण होता है फ्लक्स परिवर्तन। अगर किसी भी परिपथ से बद्ध हम लोग फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। वो अलग कहानी है। यहां पर पूछा जा रहा है लेंज का नियम। तो लिखते हैं बच्चों, लेंज का नियम। तो क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी परिपथ में उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, ऐसी होती है कि वे सदैव उस कारण का विरोध करती हैं, उस कारण का विरोध करती हैं जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा लेंज का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी परिपथ में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वे सदैव उस कारण का विरोध करेंगी जिससे वे स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और लेंज का नियम किस पर आधारित है ये आपको बताए, तो क्या लिखेंगे? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नोट कर लीजिए, आधारित होता है। तो ये रहा हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखना, 1 नंबर में जरूर पूछ लेते हैं कि ये वाला जो नियम है वो किस पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत 1 नंबर में पूछ लेते हैं। तो नोट कर लिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो बच्चों आगे अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? पहले देखिए, 2017 में, 2023 और 2024 में आ चुका है। स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हो? स्वप्रेरकत्व या इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। तो स्वप्रेरकत्व, चलिए बनाते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो
डिनोटेड बाय, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? एल से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या पढ़ा था? एल बराबर माइनस का ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ऐसा कुछ पढ़ा था। इसका मात्रक इसका हेनरी होता है, ये याद रखिएगा, इसका मात्रक हेनरी, कैपिटल एस इसका सिंबल हो गया, ठीक है। बाकी यहां से भी निकाल सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड या वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। अब परिभाषा बनाने के लिए अगर हम क्या करें, यहां पर इससे देना चाहें तो क्या कर दें? यदि हम लोग डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कर दें 1 एम्पियर प्रति सेकंड या एकांक बोल दिया जाए इसका, तो क्या होगा हमारा? तो जो L होगा वो माइनस ई के बराबर होगा। मॉड लगा रहे हैं यहां पे, केवल संख्यात्मक मान लेना। क्या लेना हमारा? संख्यात्मक मान। तो क्या हो जाएगा? यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, यानी कि यदि किसी कुंडली में धारा कितनी हो 1 एम्पियर प्रति सेकंड बह रही होगी, तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को ही क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। क्या लिखेंगे? इसी से बनाते हैं, यदि किसी कुंडली में क्या धारा परिवर्तन की समय दर कितनी कर दी जाए? एकांक हो, सीधे एकांक लिखते हैं, एकांक हो, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि E के संख्यात्मक मान को, माइनस डायरेक्शन देता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? केवल संख्यात्मक मान के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये हो गया इसकी थ्योरी। तो बाकी लिख लीजिए सही से, हम बोल दे रहे हैं, राइटिंग थोड़े स्पीड के चक्कर में गड़बड़ा जाएगी। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की समय दर यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी एकांक कर दी जाए, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E के संख्यात्मक मान को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा, इसका सूत्र मात्रक लिख दिया था। अब आती है विमा। तो चलिए विमा भी निकालते हैं। विमा, अच्छा विमा हम लोग किससे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? L बराबर ई क्या होता है? विद्युत वाहक बल। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे? किरचॉफ वाले चैप्टर में। क्या पढ़ा था? W अपॉन क्यू हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। आगे और तोड़ना चाहें तो W ऐसे रहने दीजिए। Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है हमारा, आई इंटू टी, नीचे डेल्टा आई, सॉरी यहाँ आई होगा, ये डेल्टा टी। अब चेक करें जरा विमी सूत्र। तो इसका विमी सूत्र W का हमको पता है। W का अगर हम पलटेंगे तो इसको पहले पलट के आपको दिखा देते हैं। तो W यहाँ आई डेल्टा टी, ठीक है, उसके बाद इनटू में क्या आएगा? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। चलिए फॉर्मूलों को चेक करते हैं, लिखते हैं। यहाँ जगह दिख रही है तो पेन चेंज करके। अब देखो W का विमी सूत्र आपको डायरेक्ट याद होगा। क्या होगा? ML2T माइनस 2। इसका क्या हो जाएगा? T। नीचे क्या हुआ है? I और I, A और A हो जाएगा तो A2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? T। T से T हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आपका विमी सूत्र क्या बचेगा? M बचेगा, L2 बचेगा, T माइनस 2 बचेगा। इस भाई साहब से ये भाई साहब कैंसिल हो रहा है, ऊपर जाएगा तो A माइनस 2 बचेगा। तो ये हो गया विमी सूत्र। क्लास 11 में हम लोगों ने सीखा था निकालना। तो L का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से E डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। E का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन क्यू, नीचे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। Q की जगह क्या लगा दिया हम लोगों ने? आई टी हो गया यहाँ पर। उसके बाद पलट देंगे तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा।
W का भूमि सूत्र लिख दिया, T का टाइम हो गया, उसके बाद I का एम्पियर, 2 I थे तो एम्पियर स्क्वायर यानी एम्पियर 2, ठीक है, स्क्वायर नहीं बोलते, A2 बोलेंगे। यहाँ पर T हो गया, T से T कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो -2, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चों आगे अपने 27वें नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्मूल मान IRMS वैल्यू यानी कि तथा धारा के शिखर मान I0 में क्या संबंध है। इन्होंने केवल संबंध पूछा है, ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं पूछी। एक नंबर क्वेश्चन में जो संबंध वही लिखेंगे, डेरिवेशन अगर पूछेगा कहेगा सिद्ध कीजिए या संबंध स्थापित कीजिए तब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्मूल मान यानी कि IRMS। तो उत्तर में क्या आएगा हमारा, इसके तो बहुत सारे नाम होता है, प्रभावी मान भी होता है इसका नाम, तो क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS कितना होता है भाई, I0 का 1/√2 गुना होता है, ठीक है। अर्थात जो IRMS आएगा वो क्या होता है बच्चों, I0/√2। नोट कर लीजिए, आगे यूनिट हो गई एम्पियर। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो बच्चों आगे अपने क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है, तो पहली बात तो शक्ति गुणांक हमने पढ़ा होगा, इसको किससे दिखाया जाता है भाई, शक्ति गुणांक जो होता है वो cos फाई यानी पावर फैक्टर शक्ति गुणांक को बोला जाता है। ये क्या होता है हमारा cos फाई, और cos फाई का फॉर्मूला हमको क्या पढ़ाया गया है, याद होना चाहिए, R/Z क्या कहलाता है हमारा, शक्ति गुणांक, ठीक है। बाकी पावर के फॉर्मूले में आपने जब पढ़ा होगा P बराबर हमको मिला होगा VRMS IRMS, तो यहां पर भी cos फाई मिलता है, लेकिन अगर इसका अलग से फॉर्मूला पूछेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, R/Z। अब LCR सर्किट है तो LCR सर्किट में Z की वैल्यू भी होती है, तो यहां पर एक और फॉर्मूला तैयार हो सकता है, R/रूट के अंदर R² प्लस क्या होता है हमारा XL² माइनस XC²। नोट कर लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। और ऊपर मात्रक ओम, नीचे मात्रक ओम, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये नो यूनिट के साथ होगा, जब यूनिट नहीं होगी तो भी नहीं होगी। नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, इसके परिणामन अनुपात का सूत्र लिखिए। तो 2024 में ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि परिणामन अनुपात क्या होता है, इसे बताना था, एक नंबर में आया था। तो चलिए एक साथ दो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर पहली बात तो किस सिद्धांत पे, तो आपको पता है ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें 2 कुंडली होती है, और 2 कुंडली के कारण जो प्रेरण होगा वो अन्योन कहलाता है। तो इसके 2 रीजन है, पहला तो हम बोल सकते हैं अन्योन प्रेरकत्व के सिद्धांत पर, यानी इसमें अन्योन प्रेरण घटना होगी, 2 कुंडली होती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो रीजन है हमारा फैराडे का नियम, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो क्या लिखेंगे, क्या है हमारा, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और ये एक अन्योन प्रेरण गुणांक, यानी इसमें अन्योन प्रेरित की घटना होती है, ठीक है। तथा इसमें क्या होता है हमारा, अन्योन्य प्रेरकत्व होता है।
होती है या अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पे भी कार्य करता है। अब इसके परिणमन अनुपात का सूत्र लिखिए, तो क्या था हमारा, लिखेंगे परिणमन अनुपात। क्या होता है, इसको हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारा फॉर्मूला होता है NS/NP, यानी कि सेकेंडरी कोलन में फेरों की संख्या बटे प्राइमरी में संख्या बराबर ES/EP बराबर VS/VP बराबर होता है हमारा IP/IS। ये होता है परिणमन अनुपात का सूत्र, याद होना चाहिए। डेरिवेशन आपको कराई गई होगी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या, प्राइमरी का अनुपात। अगर परिभाषा जैसे 2024 में पूछा परिणमन अनुपात की परिभाषा दीजिए, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी ट्रांसफार्मर का जो परिणमन अनुपात R होता है वो उसके सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो बच्चों आगे अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन 2009, 2014, 15, 16, 18 में आया गया था, लेकिन इसके रिलेटेड 2023-24 में आते रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपके पास ये चैप्टर हो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो आपको ध्यान रखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों की जितनी भी तरंगे हैं उनका तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का जो क्रम होता है वो पढ़ें, ठीक है। किसका ज्यादा होना, नहीं बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम पढ़ें, ठीक है। इनके गुण भी पढ़िए, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो रिपीट में यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 यानी कि रेडियो तरंग, एक्स किरण और गामा सूक्ष्म तरंगों का ही घटता क्रम पूछा है। हो सकता है वो किन्हीं और 2 तरंगों का पूछ ले, हो सकता है 2-4 तरंगे चेंज कर दें, तो क्रम आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर रेडियो, एक्स, गामा और सूक्ष्म तरंगों में घटता हुआ क्रम पूछा था, वो भी तरंग दैर्घ्य के पदों में। तो चलिए इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा सूक्ष्म तरंग। तो क्या आएगा हमारा सूक्ष्म तरंग। उसके बाद हमारा आता है एक्स किरण। एक्स किरण। उसके बाद आपको टेबल याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप वेरी मोस्ट डाल सकते हो और सारा क्रम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा गामा किरण और अंत में आता है हमारा रेडियो तरंग, ठीक है। तो नोट करते हैं, ये 2009, 14, 15 में इनका बढ़ता हुआ क्रम आया था, ठीक है। तो घटता हुआ क्रम 2022, 21 में भी पूछा गया है, तो लिख सकते हो। तो ये घटता हुआ क्रम है, तो सूक्ष्म तरंग पहले पे आएगी, फिर एक्स किरण आएगी, फिर गामा किरण आएगी, फिर रेडियो तरंग आ जाएगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, या आप अगर वैसे बनाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन बना दीजिए यहाँ पर। तो घटता हुआ क्रम सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका तरंग दैर्घ्य, फिर इसका, फिर इसका, ये गिरता हुआ सबसे कम तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग, उससे कम, उससे ज़्यादा मतलब गामा, उससे ज़्यादा एक्स और उससे ज़्यादा सूक्ष्म तरंग। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ की क्लास करते हैं समाप्त, यानी कि हमारे 6 शॉर्ट हो चुके हैं। तो अगले लेक्चर में ही आगे के हम लोग 6 शॉर्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।